हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइजर बार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। 13 नवंबर है आज एंड इन एडवांस विश यू हैप्पी दिवाली। एंड स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हम लोग कोटेशन देखते हैं। सबसे पहले आज का कोटेशन भी प्लेटो का है। हम लोग अभी कुछ दिनों से प्लेटो के स्टेटमेंट को, कोटेशंस को देख रहे हैं। आई होप आप लोग इसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे। सो उन्होंने कहा है, ही हु इज़ नॉट अ गुड सर्वेंट विल नॉट बी अ गुड मास्टर। ठीक है, बहुत ही बड़ी बात है ये। इसमें आप जब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की, जब हम बात करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने की, तो हमें ये समझना है कि आप किसी को भी जब आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई भी अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, तो हमें पहले एक लोअर लेवल पर जाकर के सोचने की ज़रूरत है कि उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, कैसे लोग उस इनिशिएटिव को फॉलो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं पेपर 4 में या फिर ऐसे राइटिंग में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला कोटेशन। आज दोनों जो आर्टिकल है, सॉरी, वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल हम देख रहे हैं इकोनॉमी पर, दूसरा भी इकोनॉमी पर ही है। एंड आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया है, सेकेंड वाले आर्टिकल में ही शुरुआत में मिलेगा। सो द थर्ड पैकेज जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में एसोसिएट करेंगे। क्या है थर्ड पैकेज, ये देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने थर्ड पैकेज को अनाउंस किया है। दैट थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज एम्ड एट एड्रेसिंग द इकोनॉमिक फॉल आउट। जाहिर तौर पर ये जो कोविड-19 पेंडेमिक के बाद का जो क्राइसिस है, इसके अलावा जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, उसको मैनेज करने के लिए एक के बाद एक पैकेजेस आ रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत का जो अनाउंसमेंट है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर कि ये एक की रोल प्ले करेगा कि नहीं करेगा इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में, और जो सेल्फ रिलायंस वाला हमारा कॉन्सेप्ट है उसको अटेन करने में कितनी मदद करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो इसको लेकर के जो भी अभी अपडेट आपको मिल रहे हैं, वो सब आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो अप्रोच अपनाया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं। तो पहले तो हमें जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आपको ऑलमोस्ट आइडिया लग गया होगा इतने दिनों में पढ़ते पढ़ते। तो हमें क्या करना होगा, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, और फिर फॉर्मलाइजेशन इनकरेजिंग ऑफ द वर्क फोर्स इन अर्बन एरिया। देखिए, रूरल एरिया की जब हम बात करते हैं, तो रूरल एरिया में कई सारे ऑप्शंस आज के डेट में मौजूद हैं। एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी काफ़ी बूम पर है। दूसरा मनरेगा वाला कॉन्सेप्ट है। मनरेगा के तहत वहाँ पे जो हेल्प है लोगों को किया जा रहा है। बट जब हम बात अर्बन एरिया के करते हैं, तो वहाँ पे वर्कफोर्स को एक सही दिशा में लेके जाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए जो फॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस को अपनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा, जो हमने डाटा देखा था पीएल&एफएस का, 91% से ज़्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। सो अब अगर हम फॉर्मलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, वो हमें सोचना है। इसके अलावा डिस्ट्रेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड इन द रूरल एरिया, ईजिंग द फ्लो ऑफ द क्रेडिट टू स्ट्रेस्ड पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। और वहीं रूरल एरिया में भी आप कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को, दैट वी हैव टू थिंक अबाउट। एंड एक्सपेंडिंग द इंसेंटिव ऑफर टू द बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना होगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। रियल स्टेट में आप अच्छा काम कर सकते हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के और भी तरीके ढूंढ के इकोनॉमी को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो तीसरा पैकेज है, ये इसी को टारगेट कर रहा है। अभी मिनिस्ट्री ने हैड पेग्ड द टोटल फिस्कल आउटगो ड्यू टू द मेजर्स एट 2.65 लाख करोड़, थ्रो द एक्चुअल एंड इमीडिएट आउटगो इज लाइकली टू बी ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दिस अमाउंट। द फोकस ऑफ द अनाउंसमेंट दिस टाइम, इस बार का जो अनाउंसमेंट है वो ज़्यादा किस चीज़ पर है, जॉब क्रिएशन पर फोकस किया जा रहा है। याद रखिएगा, जॉब क्रिएशन पर फोकस किया जा रहा है। इसमें इंसेंटिवाइज किया जा रहा है जो ईपीएफओ रजिस्टर्ड फर्म हैं टू हायर मोर एम्प्लॉयज़। तो उनको कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर कीजिए, क्योंकि फॉर्मल तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। जॉब क्रिएशन तो हो ही, साथ में फॉर्मलाइजेशन हो जाए अगर वर्क फोर्स का अर्बन एरिया में। तो ऐसी जो कंडीशन अभी आई थी पेंडेमिक के समय में कि लोग इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा होने की वजह से उनका काफ़ी नुकसान हुआ था, तो वो चीज़ें फिर यहाँ पे मैनेज हो सकती हैं, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बच सकती हैं। रूरल एरिया की बात करें तो द डिमांड फॉर वर्क अंडर मनरेगा
क्योंकि रूरल एरिया में आपको पता है कि मनरेगा में फिर से एलोकेशन को बढ़ाया गया है, काफ़ी जॉब जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि जो लोग हैं जो अर्बन एरिया में काम कर रहे थे वो अब कहाँ की मूव कर रहे थे, अभी रूरल एरिया की तरफ जा रहे हैं और इवन जा चुके हैं। तो रूरल एरिया में जो जॉब की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सो दैट यहाँ पे अभी एक एडिशनल एलोकेशन किया गया 10,000 करोड़ रुपीज़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत। याद रखिएगा ये वाला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना। और इसने अगर आपको याद हो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रोजगार को लाने की बात कही है और इसने काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचाया है वहाँ पर लोगों को। अदर देन दैट जो फोकस एरिया होगा वो रियल सेक्टर का होगा। ये सब आपको की फैक्टर है जो यूज़ करना है अपने आंसर में। रियल स्टेट में बढ़ावा दिया जा रहा है, मनरेगा में एलोकेशंस को बढ़ा करके जॉब क्रिएट की जा रही हैं, ईपीएफओ रजिस्टर्ड फर्म में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए कहा गया है। Other than that, the biggest non-farm avenues in the employment step in the right direction. So the steps announced could help stressed developers liquidate the inventory and backward linkage could help kickstart the broader economy. और अगर हम इस तरीके से आगे चलेंगे तो इकोनॉमी को आगे बूस्ट मिल सकता है एज पर द अजम्पशन। अब अदर देन दैट और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, तो उसमें एक तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को एक्सपैंड किया जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन भी आपको बढ़ाना होगा, राइट। एक तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन आप बढ़ाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे 10 सेक्टर को कवर किया जा रहा है जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इकोसिस्टम है, उसको इन्हांस करने के लिए 10 सेक्टर को टारगेट किया गया है, ठीक है। अब इसमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम टिल मार्च इज़ अ गुड स्टेप। अब यहाँ पे जो ये ECLG आपने पढ़ा होगा पहले भी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जो कि मार्च तक के लिए लाया गया था, उसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर्स जो हैं उसमें हेल्थ सेक्टर को भी रखा गया है, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो कामत कमेटी, ये भी याद रखिएगा कामत कमेटी किस चीज़ से संबंधित थी। तो कामत कमेटी के द्वारा जो 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया, उसमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स को एक्सटेंड कर दिया गया, ताकि वो जो सेक्टर जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं वो और ज़्यादा क्रेडिट ले पाएँ और क्रेडिट लेकर के अपना जो काम है उसको स्टार्ट कर पाएँ, रीस्टार्ट कर पाएँ। So credit offtake, the previously announced scheme among the poorest section must be a priority, and considering that the central government capital expenditure is the first 6 months of the year was actually lower than that last year. तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर देखा जाएगा 6 मंथ का, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बंद भी थी, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो कम हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाया जाएगा। आपको पता तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए जब आप लोग बजट में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में आपको पढ़ना होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का यहाँ पे सीधा सा मतलब आपको समझना है कि यहाँ पे कोई एसेट जनरेट हो रहा होगा। जब भी हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो वहाँ पे एसेट जनरेट हो रहा होगा, डेवलपमेंट का काम हो रहा होगा, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट पहुँचाने वाली है, उसमें आप खर्च कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका घर तैयार हो रहा है और घर का अपना एक मॉनेटरी वैल्यू होता है। वैसे जब सरकार रोड बनाती है तो रोड बनाने में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी, पोर्ट डेवलप करती है, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। इसी के ऑपोजिट में होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है जो आपका रेगुलर खर्चा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपकी बात करें नॉर्मल लेवल पर, तो आप जब अपने फूड पर जो एक्सपेंस दे रहे हैं, जो आपको रेंट पे करना है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो जाना ही जाना है, लेकिन इसका कोई आपको आगे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ये कंज्यूमिंग होता है। तो एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही होता है। तो याद रखिएगा अब यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात हो रही है, बिकॉज वो क्या करेगा, एसेट जनरेट करेगा। एंड द फाइनेंस मिनिस्टर व्यू द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी सजेस्ट दैट इट बिलीव्स अ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल रिकवरी इज टेकिंग होल्ड. This is partly in line with the result of study carried out by the economist at the RBI. RBI का क्या मानना है कि now expect the economy to contract in a lower pace
द सेकेंड क्वार्टर देन वॉट एक्सपेक्टेड बिफोर। मतलब पहले आरबीआई ने जो एक्सपेक्ट किया था, आपको याद होगा, आईएमएफ, आरबीआई सब ने एक्सपेक्ट किया था कि इकोनॉमी बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से कम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर हम सेकेंड क्वार्टर का देखते हैं ओवरऑल तो, राइट। सो द बेटर देन द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। तो अभी परफॉर्मेंस जो है सरकार का वो काफ़ी अच्छा है, जो स्कीम्स लाई गई उसने काफ़ी अच्छा अभी काम किया है। जैसे कि देखिए, आपको याद होगा, अभी फूड ग्रेन भी प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को, तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, लोगों को मदद मिल गई, जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी कहीं ना कहीं वो पूरी हो गई, और लोगों के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसे आए उसको अब वो लोग क्या कर रहे हैं, बाकी चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं। तो बाकी चीज़ों पर खर्च करने पर जो एक डिमांड है वो क्रिएट हो रही है और इकोनॉमी सही तरीके से लाइन पर आ रही है। तो एक किसी स्कीम का नहीं, बल्कि एक एक्यूमुलेशन, एक जो कई सारे स्कीम्स को चलाया गया अलग अलग लेवल पर, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और यही ओवरऑल आपको इस आर्टिकल में बताया गया है। आरबीआई की स्टडी के हिसाब से जो मेंशन किया गया था कि सेवरल रिस्क टू ग्रोथ प्रिंसिपल अमंग दैम द सेकेंड ग्लोबल कोविड-19 वेव विच कुड इम्पैक्ट ग्लोबल ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। सो यहाँ पे अगर हम कॉन्सिक्वेंस देखते हैं तो इंडियाज़ एक्सपोर्ट एंड इंटेंसिफाइंग स्ट्रेस अमंग हाउस होल्ड एंड कॉर्पोरेट इन इंडिया, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। अगला आर्टिकल देखते हैं, ये भी है इकोनॉमी से एसोसिएटेड, जनरल स्टडीज़ पेपर 3, द नेक्स्ट इकोनॉमी। इसमें हम प्रॉपर टोटली आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे उसको टारगेट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो आपको उससे पहले क्वेश्चन देख लेना है, इसमें आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आंसर लिखेंगे। डू यू थिंक कॉम्पिटिटिव एंड ओपन इकोनॉमी, जैसे आपको याद है हमने कल क्या क्या लिखा था, कल हमारा क्वेश्चन था कि यहाँ प्रोटेक्शन की नहीं बल्कि फ्रीडम की ज़रूरत है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको। अभी आज का क्वेश्चन है, डू यू थिंक कॉम्पिटिटिव एंड ओपन इकोनॉमी कैन इंश्योर आत्मनिर्भर भारत। डिस्कस करना है आपको। आर्टिकल में क्या कहा गया वो जान लेते हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया क्रिएट करना है, इसी को हिंदी में आप कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, और इसको अनाउंस किया गया, और द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैकेजेस लाए गए सो दैट जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसको अरेस्ट किया जा सके, उसको कम किया जा सके। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ पास सम की लेबर एंड फार्म रिफॉर्म। इससे आपको मालूम है अभी कुछ दिनों पहले कई सारे रिफॉर्म किए गए, उसमें से लेबर रिफॉर्म भी था, फार्म रिफॉर्म भी था, एग्रीकल्चर में कई सारे बदलाव किए गए, अमेंडमेंट किए गए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, तो ये सारे बदलाव हुए। लेकिन अगर हम भारत को सेल्फ रिलायंट करना चाहते हैं तो वी नीड सम मोर चेंजेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अगर अपनी इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाना है तो यू रिक्वायर्ड मोर स्टेप्स यू हैव टू टेक फॉर दीज थिंग्स एंड द सेवरल डिसरप्शंस। अभी क्या है, हमने डिमांड के लिए तो फोकस किया लेकिन हमने सप्लाई के लिए बहुत अच्छे से काम नहीं किया, तो यहाँ पे सप्लाई चेन के लिए काम करना पड़ेगा। और नेशनल और लोकल लेवल पर लॉकडाउन था, उसकी वजह से सप्लाई साइड काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, डिमांड साइड भी श्रिंक हो गया। कितना कितना परसेंट वो आप देख सकते हैं। सप्लाई साइड 22.9% और 23.9% क्या था, डिमांड साइड जो है वो श्रिंक हो गया, तो उस पर काम करना चाहिए। इंडिया की जीडीपी ओवरऑल काफ़ी श्रिंक हो गई है, रेंज ऑफ 7 to 10% तक नीचे चली गई है। आप सोचिए, जो कि बहुत समय के बाद, अगर आप देखें 2 दशक के बाद इस तरीके का फिगर भारत के सामने आया है जीडीपी के मामले में। एंड द डेवलपमेंट इम्प्लीकेशंस ऑन पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर ह्यूमनजस। तो यहाँ पे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी तो होना ही है, इसका इम्प्लीकेशंस तो इन पर आएगा ही। अब अगर आप ओवरऑल देखते हैं, जो यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एक डाटा है, दैट इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ जीडीपी। द पीएफसी हैज़ नॉट ओनली डिक्लाइंड बट अ शेयर ऑफ जीडीपी 68% इन 1990 to 56% ऑफ जीडीपी इन 2019। 2019 में ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, अगर हम जीडीपी में पीएफसी को निकालते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, तो काफ़ी कम हो गया है, 56% पर चला गया है 2019 का जो डाटा है उसके हिसाब से। हम कंपेयर कब से कर रहे हैं, 90 से कंपेयर कर रहे हैं। नाउ कंजम्पशन के आपको पता ही है बहुत सारे कारण हैं नीचे जाने के। लोगों के पास सेविंग्स कम थे, पैसे नहीं थे, जॉब चली गई, और यहाँ पे अब अगर कंजम्पशन पर फोकस करना है, सो हैज़ स्टैग्नेटेड
and consumption demand of the rest of demography, mostly in agriculture. Small scale manufacturing and self-employed is not increasing due to low income growth. इनकम ग्रोथ काफ़ी कम हो गया और काफ़ी नुकसान हो गया लोगों का, तो यहाँ पे इस वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, दैट द इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन इज मोस्टली ड्यू टू द फॉल इन हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इन्वेस्टमेंट कैसे कम हुआ, ठीक है, तो उसका कारण था ये कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो गया हाउस होल्ड्स का, क्योंकि लोग अब पैसे को सेव करने लग गए, क्योंकि उनको लगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब उन्होंने जो पहले खर्च करते थे, गाड़ी खरीद लिया, घर खरीद लिया, ये सब चीज़ें कम हो गई। और स्टील, सीमेंट, पावर, इन सभी पर जो इंडस्ट्रीज थी उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा इसका, और इनकम, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड, हर चीज़ पर इसका प्रभाव पड़ गया। आत्मनिर्भर भारत डिपेंड्स ऑन इम्प्रूविंग द इनकम एंड प्रोडक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, आत्मनिर्भर भारत में आपको किस चीज़ पर फोकस करना होगा, इनकम और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ अ लेबर फोर्स, एंड देयर आर टू वेज। दो तरीके इसके हो सकते हैं। जब आप इनकम और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो उसके दो तरीके हैं। पहला क्या है, इंसेंटिवाइज द फार्मिंग कम्युनिटी टू शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन बेस्ड फार्मिंग टू कैश क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप किसको इंसेंटिवाइज करेंगे, फार्मिंग कम्युनिटीज़ में आप शिफ्ट करें, जो एक यहाँ का जो नॉर्मल लेवल था उसको आप बदलें, जैसे वीट और पैडी इन्हीं का कल्चर है, उसको चेंज करके हम कैश क्रॉप पर जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर पर जा सकते हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स पर जा सकते हैं, क्योंकि यही सेम अप्रोच चाइना में अपनाया गया था 70s के दशक में। वहाँ पर चाइना में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है इन सारे स्टेप्स ने, रूरल इनकम को काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया था। और जैसे रूरल इनकम बढ़ता है तो डिमांड अपने आप क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। लेबर इंटेंसिव आपका जो इंडस्ट्रियल गुड्स होता है, अगर आप वहाँ पर फोकस करते हैं तो रूरल एरिया में ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है, और यही चीज़ हमें भारत में अपनाना चाहिए। दूसरा क्या है, शिफ्ट द लेबर फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग। अब जितना लेबर यहाँ एग्रीकल्चर में लगा होता है उसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने पढ़ा है इसको तो यहाँ पे एक घर में जो एग्रीकल्चर में होते हैं उनके सारे लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे होते हैं, जबकि इतनी की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, एक तो हमने इनकम जनरेट किया, दूसरा हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे लेबर फोर्स को एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट कर सकते हैं। इंडिया कैन ओनली बिकम अ सेल्फ रिलायंट इफ़ इट यूजेस द बेस्ट एनवायरमेंट 900 million people in the working age population with the average age of 27। तो यही अप्रोच चाइना का भी था, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था उनको बहुत अच्छे से चाइना में उन्होंने अडॉप्ट किया था, उसी तरीके से भारत में भी किया जाना चाहिए। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग जो भी स्किल्स हैं उसको डेवलप किया जाना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना चाहिए। इंडिया इज़ इन यूनिक पोजीशन, इंडिया की स्थिति बहुत यूनिक है इस समय में। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो जापान, EU, US, साउथ कोरिया एंड चाइना के कंपैरेटिव मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़ हैव मूव्ड आउट द लो एंड लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। और अगर हम बांग्लादेश, वियतनाम, मैक्सिको इन सब की बात करें तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। जैसा कि हमें डाटा भी पता चला है बांग्लादेश का कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई है। चाइना इज़ नॉट मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन एनी मोर फॉर लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। तो अब वहाँ पे जैसे कि बहुत सारे कानून भी बदले जा रहे हैं चाइना के, वेजेस को बढ़ा दिया गया है, एनवायरमेंटल लॉ एंड रेगुलेशंस के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है गवर्नमेंट, राइट। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। increase the cost of production along with the uncertainties due to the Chinese friction with the US। हालांकि अब तो चीज़ें बदल सकती हैं, बट स्टिल जो एक ट्रेड वॉर चल रहा था तो उन सबको लेकर के चाइना अब मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन में तो नहीं रहा। अब भारत को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे इंडिया, जो आत्मनिर्भर भारत बनने का इंडिया का सपना है, वो पूरा कर सकता है अगर इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर ले। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। हमें डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाना होगा, साथ में एक्सपोर्ट मार्केट को भी इन्हांस करना होगा। इसके अलावा इंडियन फर्म्स जो है उनको हमें अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे तभी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं भारत में आ पाएंगे। जैसे अभी कुछ
जो एग्रीकल्चर कानूनों में बदलाव किया गया है, इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हमने लीगलाइज कर दिया, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो फार्मर को सहायता पहुंचाएंगी एंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अट्रैक्ट करेगी। सो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाया जाना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनहांस किया जाना चाहिए, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट को भी हमें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको भी फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, स्टेप्स बताए हैं, क्या स्टेप्स होने चाहिए। इसके बाद अग्रेसिवली रिड्यूस बोथ टेरिफ एंड नॉन टेरिफ। अब आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाले चीज़ पर मत जाइए। अगर आप सही मायने में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको टेरिफ नॉन टेरिफ बैरियर को कम करना होगा, इंपोर्ट से आपको मार्केट को ओपन करना होगा। आप मार्केट ओपन करेंगे तभी लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे और बाकी की जो नेशंस हैं वो आपके साथ बिजनेस डील करने में आगे आएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। एक असेंबली बनाया जाना चाहिए मेक इन इंडिया को यहाँ पर इन्हांस करने की ज़रूरत है। इसके बाद जो कुछ लेबर कोड्स हैं उनको भी पास किया गया है, वो भी काफ़ी वेलकमिंग हैं, और इसमें भी चाइना और साउथ एशियन कंट्रीज से इसको कंपैरेटिव एनालिसिस करके बताया गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, जैसे कि लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर कैसे चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक बॉटम से लेकर के, यानी कि आपको नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा एक पिरामिड जैसे शेप में अपना एनहांसमेंट करना होगा, ताकि हर लेवल पर जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो जनरेट हो और इसका इम्पैक्ट लोगों को देखने को मिले और आत्मनिर्भर भारत में इसका पूरा पूरा योगदान रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डिस्कशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए आप लोग, और आंसर राइटिंग कीजिए। IAS दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप पर आंसर्स डालिए, एक दूसरे के आंसर्स को पढ़िए। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग।